गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर पेपर कोड 205 में आज का टॉपिक रहेगा बहुभाषिता का अर्थ समझाइए और भारत में बहुभाषिता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। भारत एक बहुभाषी देश है। उसमें राष्ट्रभाषा हिंदी होते हुए भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। इस प्रकार से बहुभाषिता का अर्थ क्या है? प्रत्येक बालक में भाषा को प्राप्त करने की शक्ति जन्म से ही प्राप्त होती है। जो भाषा है वो जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु उसे अनुकरण के द्वारा प्राप्त करने की जो शक्ति होती है वो बच्चे में जन्म से ही प्राप्त होती है। चोम्स्की कहता है कि बालक में एक आंतरिक जैविक शक्ति होती है जिसे उन्होंने सिद्धांत और मानक कहा है। चोम्स्की ने जो भाषा प्राप्त करने की एक आंतरिक शक्ति है उसको सिद्धांत और मानक कहा है। सिद्धांत क्या होते हैं? वो मनुष्य के सामान्य गुण होते हैं और मानक वे चर होते हैं जिनका संबंध भाषा में पाई जाने वाली विविधता भी। किसी क्षेत्र के अंदर पंजाबी बोली जाती है तो किसी में हरियाणवी बोली जाती है तो किसी में मराठी बोली जाती है। जो भाषाओं के स्वरूप में अलगाव होता है उसको मानक कहते हैं। व्याकरण विभिन्न विकल्पों का एक संग्रह है। जैसे हमें हिंदी के अंदर वाक्य बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद कर्म और फिर उसके बाद क्रिया को पद रूप में स्थान देना होता है। परंतु यही इंग्लिश के अंदर वही वाक्य बनाते समय पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म उनके बाद आता है। तो इसी प्रकार का जो डिफरेंस है उसको बहुभाषिता में विविधता का नाम दिया जाता है। जब एक बालक के सामने ये मानक प्रस्तुत किए जाते हैं अर्थात भाषा के ये नियम प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसकी आंतरिक जो शक्तियां हैं वो गतिमान हो जाती हैं, वो संचालित हो जाती हैं। ये समझने के लिए कि भाषा का प्रयोग जब संप्रेषण के लिए हम करते हैं तो सामने वाला किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, किन नियमों का प्रयोग कर रहा है। और बालक के सामने एक से अधिक भाषाएं जब प्रस्तुत की जाती हैं तो वह उन सभी भाषाओं को सीख लेता है और उन सभी भाषाओं को सीखना ही बहुभाषिता कहलाता है। बहुभाषिता के प्रकार हैं जैसे उच्च वर्ग की भाषा है। उच्च वर्ग की भाषा औपचारिक वातावरण में सीखी जाती है। वहाँ पर शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के नियमों को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो भाषा होती है उच्च वर्ग की भाषा जिसको बोलते हैं वो स्कूलों में सिखाई जाती है। सारे का सारा जो स्कूली पाठ्यक्रम है वो उसी भाषा में लिखा होता है। आस पड़ोस की भाषा दूसरा प्रकार बहुभाषिता का होता है, आस पड़ोस की भाषा। इस प्रकार की जो भाषा है वो प्राकृतिक वातावरण में सीखी जाती है। आस पड़ोस की भाषा आसपास के लोगों के साथ जब हम अंतः क्रियाएँ करते हैं, लेन देन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब सामने वाला किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से एक क्षेत्रीय भाषा का निर्माण होता है। जैसे मुंबई में बच्चों के सामने 4 भाषाएं प्रदर्शित होती हैं, वे उन सभी भाषाओं को सीख लेते हैं। कभी कभी इस प्रकार की सीखी गई भाषा स्कूल में किसी दूसरी भाषा को सीखने में बाधा बन जाती है। स्कूल के अंदर मानक भाषा को सिखाया जाता है जो नियमों पर आधारित होती है, जिस भाषा का एक व्याकरण होता है। जैसे हमारी भाषा का जो व्याकरण है वो देवनागरी लिपि है और उसी प्रकार से जैसे इंग्लिश की है वो रोमन पद्धति के द्वारा भाषा सिखाई जाती है। तो इस प्रकार से जब हम पड़ोस से स्थानीय बोली सीखकर स्कूल में जाते हैं
तो स्कूल का जो उद्देश्य है वो पूरा करने में हम असमर्थ होते हैं। इसलिए जो दो भाषाएं हैं वो एक ही परिवार की बन जाती हैं। एक तो जो स्कूली शिक्षा को पूरी करने में प्रयोग की जाती है, दूसरी जो परिवार की भाषा होती है, जो समाज की भाषा होती है। इस प्रकार से किसी एक भाषा को भी अच्छी तरह नहीं सीख पाते हैं बच्चे, क्योंकि उनके ऊपर बहुभाषिता का प्रभाव पड़ता है और वो भाषाओं में डिफरेंस करना उनके लिए कठिन कार्य बन जाता है। बहुभाषिता की प्रकृति क्या है, उसका मानव जीवन में अस्तित्व क्या है? भाषा को प्राप्त करने की जो शक्ति है वो आंतरिक होती है। प्रत्येक बालक में यह शक्ति जन्म के समय से प्राप्त होती है, लेकिन जब वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है, तो उसमें बहुभाषिता और भाषा की जो विभिन्नता है, किस प्रकार से डिफरेंस है भाषा के अंदर, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को वह समझता है, सुनता है, उसका अनुकरण करता है, फिर उसको बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार जैसे हम पंजाबी लोगों के संपर्क में आते हैं तो पंजाबी भाषा बोलने लग जाते हैं, राजस्थानी भाषा बोलने वालों के संपर्क में आते हैं तो थोड़ा बहुत जो लय सुर है वो हमारे राजस्थानी भाषा का भी हमारी भाषा में आ जाता है। इसी प्रकार लोग अपने भोजन, कपड़ों, विवाहों आदि के जो रीति रिवाज हैं उनमें भी अपनी पहचान के रूप में उस संस्कृति को, कल्चर को जीवित रखते हैं। इसी प्रकार वे अपनी बहुभाषिता को अपनी भाषाई पहचान के रूप में जीवित रखते हैं। जिस प्रकार जैव विभिन्नता किसी जंगल को उत्पन्न करती है, अर्थात उसको उन्नत बनाती है, विकसित बनाती है, उसी प्रकार भाषाई विभिन्नता भी किसी व्यक्ति या समुदाय की जो बौद्धिक शक्तियाँ हैं उनको बढ़ाती है। जैसे हम अपनी भाषा को अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, सभ्यता मानते हैं। जैसे हम भारतीय होते हुए विदेशों में, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा वगैरह में हम अपने बिजनेस के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें उनकी इंग्लिश भाषा सीखनी पड़ती है, उनके व्यवसाय में वही बिहेव में लानी पड़ती है। परंतु हम अपने जब परिवार में आते हैं, घर पर आते हैं, अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो व्यवहार में हम अपनी हिंदी भाषा को, अपने क्षेत्रीय भाषा को ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति, सभ्यता को बचाने के लिए यह कार्य करते हैं। इसमें वेनबेसाइट के अनुसार वास्तव में भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को एक विषय के रूप में स्थापित करता है कि मैं किस क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार हम राजस्थान में जाते हैं, कहीं पंजाब में जाते हैं, हम दिल्ली चले जाते हैं और हम हरियाणा के रहने वाले हैं, तो अगर हम वहाँ पर जाकर वार्तालाप करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं तो सामने वाला सहज ही हमारी भाषा से पहचान लेता है कि हम किस प्रदेश के रहने वाले हैं। इस प्रकार भाषा की व्यक्ति के अहम को वास्तविकता में प्रकट करती है। इसी प्रकार जो नीति निर्धारक होते हैं वो हमेशा अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होते हैं और किसी एक भाषा की तरफदारी करते हैं। भारत जैसे जो जटिल समाज में ऐसा करना उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि भारत में अनेकताओं के होते हुए भी एकता है, विविधताओं के होते हुए भी वहाँ हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा है। इस प्रकार से बच्चों को हम एक ही भाषा में शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रशासन और न्यायिक जो प्रक्रिया है उसकी भाषा भी एक ही होनी चाहिए। इसी प्रकार मीडिया और संसद की जो विशिष्ट भाषा है वो भी एक ही होनी चाहिए। इसी कारण उच्च वर्ग की जो भाषा है उसमें हिंदी और अंग्रेजी पर बल दिया जाता है और जो अल्पसंख्यकों की भाषा है उस भाषा के अंदर इस प्रकार से उच्च वर्ग की जो भाषा हिंदी और इंग्लिश है उसके ऊपर जो अल्पसंख्यक की भाषा है उसमें भेदभाव सामने आता है। भारत के विभाजन से पहले हिंदुस्तानी भाषा जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा समझी और बोली जाती थी, यह भाषा देवनागरी और अरबी फारसी लिपि की देन है। यह भविष्य में भारत की भाषा प्रतीत होती है, लेकिन इस भाषा की जगह बाद में अंग्रेजी भाषा ने ले लिया। भारत के विभाजन के बाद हिंदी बोलने वालों ने हिंदुस्तानी भाषा में कोई रुचि नहीं दिखाई
और हमारे संविधान में भी 15 सालों तक राजकाज के जो कार्य हैं वो इंग्लिश में करने के लिए उसमें प्रावधान बना दिया गया, जिससे अंग्रेजी भाषा हमारे देश में पूरी तरह से अपना स्थान पूरे प्रभाव के साथ एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और दूसरी ओर जो उर्दू है वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। इसी प्रकार हिंदी भी राष्ट्रभाषा बनने के लिए जद्दोजहद में है। 70 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का, राजभाषा होने के बाद भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका है। इसमें कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कुछ लोग वोट की राजनीति करते हैं, जिससे विदेशों की जो विदेश नीतियां हैं उनके साथ जो समझौते हैं वो टूटने का भय रहता है। जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए विदेशों से कर्ज उठाया जाता है और हमारे ही देश में अलग अलग स्टेटों के अंदर जो अपनी अपनी भाषाओं को राजभाषा बनाने पर लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने में तुले हुए हैं। हमारी राष्ट्रभक्ति किसी न किसी चीज़ में वहाँ एक राजनीति के तौर पर कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देती है। तो हिंदी भाषा को आज राजभाषा का दर्जा, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। समकालीन भारत में अंग्रेजी अर्थात भारत में एक बहुत बड़ी बहुभाषी आबादी है। शहरों में रहने वाले लोगों का अंग्रेजी के प्रति बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण है। वो सोचते हैं कि अंग्रेजी के बगैर बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में अंग्रेजी स्कूलों की भी जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है और बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना बंद कर गए हैं। जो हमारे देश में सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी स्कूलों के मास्टर हैं, वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना उचित समझते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी का जो भाषा है वो राजभाषा होते हुए भी हमारे इस रवैये से पिछड़ती जा रही है। इस प्रकार से हम भारत की अन्य भाषाओं पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को हम बचा नहीं पाएंगे। भाषाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण सामाजिक आयाम में होता है। इस प्रकार से बहुभाषी भारत में आज अंग्रेजी उच्च वर्ग की जो भाषा बन गई है, इसके परिणाम स्वरूप वही सबसे शक्तिशाली भाषा है। और आज अंग्रेजी प्रशासन, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा की मुख्य भाषा बन गई है। सभी प्रकार के जो अनुसंधान हैं, उच्च शिक्षाएं हैं, जो अलग तरह से रिसर्च वगैरह होते हैं, जो उदारीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उस सभी का संबंध अंग्रेजी भाषा के साथ बनता जा रहा है। आज रोजगार, समाजीकरण जो बदलाव हैं, शक्ति में जो हिस्सेदारी के दरवाजे खुलते हैं, उसके अंदर अंग्रेजी भाषा के साथ अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करना हम जानते हैं। और अगर साथ साथ में हम अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करेंगे तभी हम उसको अपना स्थान दिला सकेंगे। और धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रभाव जब कम होगा तो हिंदी का प्रभाव बढ़ेगा। और हर दृष्टि से हिंदी भाषा अपने स्थान को पूरी तरह से अहम बनाए हुए है, क्योंकि वह हर कार्य में सक्षम है। उसका जो वर्ड स्टॉक है वह भी बड़ा मजबूत है, शक्तिशाली है। दूसरी भाषाओं को अपने अंदर निहित करने की शक्ति भी है। इसी प्रकार हिंदुस्तानी जो कि देवनागरी और अरबी फारसी दोनों ही लिपियों में लिखी जाती है, उसे भारत की प्रशासकीय भाषा के रूप में अपना लिया जाता या राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना लिया जाता तो यह आधुनिक भाषा बन जाती और यही भाषा भारत की अन्य भाषाओं को भी उन्नत करती। और आज भाषा भारत में जो बोली जाने वाली है वह हिंदी और उर्दू भाषाएं होती। हिंदू और मुस्लिमों के सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में दूरियां भी नहीं बढ़ती। और दूसरी तरफ दोनों ही अंग्रेजी की वजह से अपनी भाषाओं को विकसित नहीं कर पाए हैं। यदि ईमानदारी से सोचा जाए तो भारत में अमीर और गरीब के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है वह मुख्य कारण अंग्रेजी भाषा है। इस प्रकार से जो बहुभाषिता है वह भारत के अंदर पूरी तरह से व्याप्त है, क्योंकि भारत के अंदर एक भाषा का होना जटिल कार्य है और इसके अंदर
अलग अलग स्टेट होने के कारण, अलग अलग प्रदेश की भाषा होने के कारण आज तक हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था, बहुभाषिता क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और भारत के अंदर जो राष्ट्रभाषा है उसके आड़े कौन सी भाषा आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।